नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। बजट खत्म होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडियम क्लास के और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए रेलवे अभी 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है। अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। इतना दूरगामी, इतना फोकस्ड वे में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का इतिहास में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। रेलवे में मात्र 30-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। आज के बजट में 2,62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसमें से सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और एक पाथ ब्रेकिंग चेंज है, एक ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है जिसका अच्छे परिणाम कई वर्षों तक मिलेंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही संजीदा तरीके से, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का जो अभियान किया है, इस अभियान में आज का बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप देखेंगे 10 वर्षों में गरीब परिवारों का कल्याण हो, मिडिल क्लास परिवारों के लिए सुविधाएं हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बने, साथ ही साथ फिस्कल प्रूडेंस एक बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया है। आज के बजट में वही रिफ्लेक्शन, वही पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। आज के बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक विशेष 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। नौजवानों को किस तरह से इंटर्नशिप के माध्यम से नया रोजगार मिले, फर्स्ट टाइमर्स जो जॉब में जाते हैं उनके लिए एक सुविधा, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस सब की व्यवस्था को आज के बजट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस प्रावधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। इतना दूरगामी, इतना फोकस्ड वे में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का इतिहास में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही साथ गरीब कल्याण के लिए 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घर। आप सब जानते हैं, अभी चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, देश भर में जिस भी परिवार को पक्का घर मिला है, उनके परिवार में कई जनरेशन्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कई जनरेशन्स के लिए अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरा बड़ा फोकस है मिडिल क्लास परिवारों पे, टैक्स रेट में सिंप्लीफिकेशन लाना, टैक्स की दर को कम करना। साथ ही साथ मिडिल क्लास परिवार का जो सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर बनने का, उस सपने को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। चौथा बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस आया है पिछले कई वर्षों में, और देश में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने का एक बड़ा माध्यम है, उस पर फोकस कंटिन्यू है। 11,11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। एक लंबे समय तक जो बेनिफिट्स मिलते रहे वो होगा। जैसे रेलवे का अगर हम लें, 10 वर्ष पहले अगर हम देखते तो रेलवे में मात्र 30-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। आज के बजट में 2,62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसमें से सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 50-60 वर्षों तक जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने रेलवे को एक इग्नोर करके रखा था, निग्लेक्ट करके रखा था, 10 वर्षों में बहुत बड़े परिवर्तन आए, सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज के बजट में भी रेलवे के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सर, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को उस पर खासा जोर दिया गया है और जो लोन गारंटी है उसको उस पर भी ध्यान दिया गया है। क्या कहना है सर इस बारे में? देश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का, एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आज के इस बजट में जो पहले एमएसएमई सेक्टर के लिए स्कीमें बनी हैं, उनके कंटिन्यूएशन में और उसमें एक बहुत बड़ा जंप लेके आज के बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं। आप देखिए, एक साधारण छोटे कारोबारी को सबसे बड़ी समस्या आती है लोन के समय में क्या वो कोलैटरल दे, वो सबसे बड़ी समस्या आती है। आज उसका समाधान निकाला गया और ये एक पाथ ब्रेकिंग चेंज है, एक ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है जिसका अच्छे परिणाम कई वर्षों तक मिलेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं इस बजट का एमएसएमई सेक्टर के लिए जो विशेष प्रावधान किया है, क्रेडिट गारंटी का, कैश फ्लो बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट का बहुत बड़ा
शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार के आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बजट से आम आदमी, किसान, छात्रों को क्या मिला। पहले सिर्फ एक राज्य गुजरात के लिए बजट बनता था, अब इसमें 2 और राज्य जुड़ गए हैं। हे सत्यमेव अजिबात जयते नाही. न्यायालयाच्या भिंतीवर सत्यमेव जयतेचा बोर्ड आहे तो काढावा लागेल, एवढंच मी सांगतो. न्यायमूर्तींच्या पाठीमागे सत्यमेव जयतेचा बोर्ड आहे ना, तो काढावा लागेल. हे सातत्याने आम्ही सांगतोय. महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारचं घटनाबाह्य सरकार चालवण्यात येत आहे, न्यायालयाच्या पाठिंब्यानं, मी स्पष्ट म्हणतो, हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. जर घोटाळा झालाच नाही, पेपर फुटलेच नाहीत, मग इतक्या लोकांना सीबीआयने अटक का केली आहे? पेपर फोडणाऱ्यांना हा साधा प्रश्न आहे. आतापर्यंत 27 लोकांना अटक केलेली आहे. महाराष्ट्रातले काही लोक आहेत, गुजरातले काही मधले लोक आहेत. मग त्यांना अटक का केली? विशेष पथक का नेमलं आणि अटक का केली? याचं उत्तर न्यायालय देऊ शकेल का? चलो, थँक्यू व्हेरी मच. हाँ, चलो बोलिए. बजट पे जो ऑपोजिशन कह रही है कि डिस्क्रिमिनेट बजट, उसको जुमला का नाम दिया जा रहा है, क्या आपने कुर्सी लिखा वैसा एडिटोरियल? देखिए, ये कुर्सी टिकाऊ बजट है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूं. लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे से पीड़ित बजट है. ये पीड़ित बजट है. एक जमाने में गुजरात के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम एक फिरौती देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. मुझे लगता है वही व्यापारी मंडल ने देश की तिजोरी से बिहार के नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के चंद्राबाबू, ये दोनों को अपनी सत्ता बचाने के लिए फिरौती दी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ये गुजरात के व्यापार मंडल आया है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए बड़ी रकम सरकार के तिजोरी से दे रहे. मैं उसे बजट नहीं मानता हूं. सर 2 प्रमुख से स्टेट्स है, उनके नाम लिए गए बजट से, उन्हें अलॉट किया गया, और महाराष्ट्र को या दूसरे जो राज्य है, देखिए, जहां जहां अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, यूपी को भी कुछ नहीं मिला है भाई. लास्ट बजट में, पूरे बजट में अयोध्या और राम 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 हो रहा था. पूरे बजट में राम मंदिर, अयोध्या. अब अयोध्या और राम का जिगर तक नहीं. देखो, 27 जुलाई को नीति आयोग की जो मीटिंग है, उसमें जो इंडी ब्लॉक के रूल पार्टीज है, उससे सीएम क्या वो बॉयकॉट करेंगे? क्योंकि हम कल इंडिया के मीटिंग में इस प्रकार का प्रस्ताव आया है. खास करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी की तरफ से प्रस्ताव आया है. जिस तरह से तमिलनाडु के ऊपर अन्याय हुआ है, तो स्टालिन जी इस मीटिंग को उपस्थित नहीं रहेंगे. तो यहाँ एक प्रस्ताव आया है कि इंडिया ग्रुप के सभी मुख्यमंत्री ने निर्णय लेना चाहिए. नीट के वर्डिक्ट पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं राहुल गांधी इनको माफी मांगनी चाहिए. क्यों माफी मांगनी सत्यमेव चाहिए? जयते, अरे भाई, ये क्या सत्यमेव जयते बोलेंगे? सत्य से उनसे क्या नाता है? न्यायालय के दीवार पर जो सत्यमेव जयते की जो एक तस्वीर लगी होती है ना, उतार दो. जिस प्रकार के निर्णय आजकल आ रहे हैं, वो निर्णय सत्यमेव जयते से मेल नहीं खाते. जैसे महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चल रही है और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वहां नजरअंदाज कर रही है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आप संविधान के रखवालदार हो. हजारों विद्यार्थी, युवा सड़क पर उतरे हैं, और आपने इतने लोगों को पकड़ा है पेपर लीक मामले में, तो क्यों पकड़ा है? फिर छोड़ दो उनको. धर्मेंद्र प्रधान जी वो उस झूठ मंडल
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द न करने और फिर से परीक्षा नहीं कराने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। नीट मुद्दे पर विपक्ष अराजकता, नागरिकों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जवान घायल हो गया। सेना ने बुधवार को ये जानकारी दी। श्रीनगर की चिनारपुर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कुपवाड़ा के कोवुत इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 23-24 जुलाई को संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा के पास सब कुछ है, ज्यादा बजट है, एलजी है, दिल्ली के अफसरों पर कंट्रोल है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भाजपा ने पिछले 11 सालों में एक काम नहीं किया। ये भाजपा का मॉडल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल, जिसके पास सिर्फ सालाना 40,000 करोड़ रुपए आते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का मॉडल है। दिल्ली के लोग सालाना 40,000 करोड़ रुपए टैक्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को देते हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए टैक्स से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के लोगों को स्कूल देती है, मोहल्ला क्लिनिक देती है, हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज देती है, 24 घंटे बिजली देती है, एक फ्लाईओवर्स और रोड्स का नेटवर्क देती है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को 2,32,000 करोड़ रुपया देते हैं और केंद्र सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है? जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूं कि आपने 2014 में बजट पेश किया, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में आपने अपना 11वां बजट पेश किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी केंद्र सरकार को ये चैलेंज कर रही हूं कि पिछले 11 साल में, पिछले 11 बजट में आपने एक काम भी अगर दिल्ली के लिए करके दिखाया है तो आप बताइए। मैं आज चैलेंज कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास सब कुछ है। उनके पास दिल्ली सरकार से ज्यादा पैसा है सब। उनके पास 48 लाख करोड़ का बजट है। उनके एलजी साहब दिल्ली में हैं। उनके ऊपर अफसरों का पूरा कंट्रोल है। जब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलती है तो उस पावर को छीन लेते हैं, कहते हैं हमारे पास पावर है। लेकिन उनके पास पावर होने के बाद, पैसा होने के बाद, एलजी होने के बाद, अफसर होने के बाद, मैं आज ये दावे के साथ कह रही हूं कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक काम भी नहीं किया। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसके पास सिर्फ सालाना 40,000 करोड़ टैक्स में आते हैं, जिसकी पावर छीन ली गई है, जिसके पास अफसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसके सारे काम रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, इलेक्ट्रिक बसेस देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है, दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देती है। तो आज के बजट ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी केंद्र सरकार ने आज तक 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। और बजट ने ये दिखा दिया है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पावर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी दिल्ली।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को धन आवंटित करने पर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दो नेताओं की बैसाखियां, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। अब उन्हें एहसास हो गया कि इन बैसाखियों के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें आंध्र और बिहार दोनों को लाभ पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए ये लड़खड़ाती सरकार और लड़खड़ाता लड़खड़ा रही थी सरकार, बचाया आंध्रा ने, चंद्रबाबू नायडू ने और बिहार ने। वो योगी जी तो बड़े नाराज होंगे कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि योगी हार गए, इसलिए उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। मैं कितने सालों से बात कह रहा हूं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने ये बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारा रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज ये बात मान गए, लेकिन 10 साल के बाद माने। अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी दी थी, उसको इन्होंने लागू कर दिया। इनको सरकार चलानी आती ही नहीं। अगर चलानी नहीं आती, 10 साल आप यहां सरकार में रह के आपकी जनता के साथ आप कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप बैठे क्यों? किसी और को चलाने दो। लड़खड़ाती सरकार और लड़खड़ाता बजट, यही इस बजट की कहानी है। लड़खड़ा रही थी सरकार, बचाया आंध्रा ने, चंद्रबाबू नायडू ने और बिहार ने। और बजट का फायदा भी उन्हीं 2 स्टेट्स को हुआ। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर एक स्टेट जहां जरूरत हो, जरूरतमंद हो, वहां सहायता होनी चाहिए। लेकिन एक और बात आप सोचिए कि जहां जहां ये लोग हारे, वो योगी जी तो बड़े नाराज होंगे कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि योगी हार गए, इसलिए उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। और जहां जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, वहां भी कुछ नहीं मिला। अब हरियाणा में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। झारखंड में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, कुछ नहीं। क्या इनको कोई दुश्मनी है महाराष्ट्र से? इनकी तो अपनी सरकार है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे, स्पेशल पैकेज तो इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है। और जो 26 लाख करोड़ की ये बात करते हैं, वो तो 5 साल में दिया जाएगा, और उसमें कितनी और स्कीम्स ऑलरेडी उसमें शामिल हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। और जहां मतलब के रोज के रोज पुल गिर रहे हैं, पहले वो पुल तो कायम करें। और आंध्र प्रदेश में आपको मालूम है, मिला तो केवल 15 लाख करोड़ ही आंध्र प्रदेश को, ज्यादा नहीं मिला इस समय। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरासर पहली बार मैंने सुना कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी बजट की शुरुआत स्टेट से कर रहे हैं। मतलब कि बात ऐसी हो रही है कि बजट एक पॉलिटिकल खेल है, एक पॉलिटिकल मैदान है। ये एक हिंदुस्तान की आर्थिक भविष्य के बारे में है, उसके बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो जो उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ के ये नहीं करते। क्या उन्होंने किया है? और साथ साथ में इन्होंने ये भी मान लिया, क्योंकि अब ये अच्छे दिन की बात नहीं करते। 10 साल हो गए, इनको मालूम है कि 10 साल के बाद तो अच्छे दिन आए नहीं। अब उस बात को दोहराना क्या है? ये मान गए कि जो किसान हैं उनके लिए उनको राहत चाहिए, ये मान चुके हैं। अदरवाइज वो ऐसी स्कीम नहीं लाते। और साथ साथ में ये भी मान गए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मैं कितने सालों से बात कर रहा हूं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने ये बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारा रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज ये बात मान गए, लेकिन 10 साल के बाद माने। मैं समझता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक सरकार जो 10 साल में दिल्ली बैठी है, 10 साल में भी उन्होंने जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसका कुछ नहीं कर पाए। पिछले 10 साल में इनको मालूम है कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की बदतर से बदतर हो रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, और इसलिए ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिले।
इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये राहत देते हैं, पैसा देते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को कहते हैं आपके घर में आपके अकाउंट में इतना पैसा पहुंच जाएगा, इतना पैसा पहुंच जाएगा। अरे उनको पैसे की क्या जरूरत है अगर वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि हर नागरिक को अपने पैरों पे खड़े होने की अहमियत होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट तभी होगा जब उनको आप साधन दोगे। तो मान गए ये किसान को हमने कुछ नहीं कर पाए, हमारे किसान के लिए 10 साल हो गए। साथ में ये भी मान लिए कि बेरोजगारी हम उसको खत्म नहीं कर पाए। पहले तो मानते नहीं थे, कह रहे थे जो हमने कई करोड़ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आज मान गए। अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी दी थी उसको इन्होंने लागू कर दिया। जो भी सुझाव दिया था वो लागू कर दिया। प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम वो भी लागू कर रहे हैं। मतलब कि इनको सरकार चलानी आती ही नहीं। अगर चलानी नहीं आती, 10 साल आप यहां सरकार में रह के आपकी जनता के साथ आप कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप बैठे क्यों? किसी और को चलाने दो, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन चला सकता है सरकार और कौन नहीं चलाता। ये जनता को भी मालूम हो गया कि ये सरकार नहीं चला सकती। और ये हारने वाले हैं पिछले अगले 3 प्रदेशों में। झारखंड में भी हारेंगे, महाराष्ट्र में भी हारेंगे और हरियाणा में भी हारेंगे। और किसानों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। आपको याद होगा ये कहते थे कि कॉस्ट +2 कहते थे ना, क्या हुआ? आज के दिन वो भी नहीं कर पाए। ये कहते थे 2 करोड़ जॉब हम हर साल क्रिएट करते हैं, आज मान गए। और आज भी कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब हम अब क्रिएट करेंगे। पिछले 10 साल में अब क्या कर रहे थे? इनका दृष्टिकोण केवल एक है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसमें से अपने लोग पैसा बनाएं, इनके अपने लोग पैसा बनाएं। जो कैपिटल गेन्स है उस पर थोड़ा सा स्तर टैक्स का बढ़ा दिया, 10 से 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी थोड़ा बढ़ा दिया, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो टैक्स देता हूं मैं तो लगभग 33%, 30% से ज्यादा देता हूं अपनी कमा कर। और जो स्टॉक मार्केट जो इनके लोग बैठे हुए हैं वो अपना पैसा करोड़ों रुपया बनाते हैं और उनको क्या टैक्स दिया पड़ जाता है? 12.5%। तो क्या फायदा हुआ? फायदा तो आज भी उनको हो रहा है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकी राहत, कितनी राहत देते थे रोज के रोज, कभी 25% टैक्स, कभी 20% टैक्स, न्यूली सेटअप इकोनॉमिक जोन में 15% देते थे ना, 15% राहत। आज ये मान गए कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए था नहीं हुआ। वही कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स की राहत देकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आज ये बात मान गए कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने अब ये कहा है कि किसी तरीके से हम कहेंगे कि जो ईपीएफओ है उसमें जो भी कोई रजिस्टर करेगा उसके पहले महीने की सैलरी हम देंगे। और उसके बाद जो ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर फिर उनको उसके बाद 3-4 महीने आफ्टर स्किल डेवलपमेंट करके उनको रख लेगा। क्यों रखेगा कॉर्पोरेट सेक्टर? किस लिए रखेगा कॉर्पोरेट सेक्टर? कॉर्पोरेट सेक्टर तो उसी को रखेगा जो ऑलरेडी स्किल्ड है। तो इनका कोई दृष्टिकोण है ही नहीं इस बजट में। ना ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बजट है, ना ये पूरी तरह से हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में कोई बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं, वित्त मंत्री को मालूम ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं। इनको ये मालूम है कि किस तरीके से पीएमएलए का इस्तेमाल करो, लोगों को अंदर करो। और अब उन्हें जो इन्होंने क्रिमिनल लॉज लाए हैं ना, ये और दहशतगिरी फैलाएंगे। और ये इनके लिए इसमें ये एक्सपर्ट है। तो इनको देश चलाना नहीं आता, ये जनता समझ चुकी है। इसीलिए जो इनके परिणाम हुए हैं इलेक्शन में ये उसका दर्शाता है। केंद्र सरकार ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया है कि वो विवादों में घिरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर के माता पिता की वैवाहिक स्थिति में उसे अवगत कराए। एक अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने ये निर्देश पूजा पर यह आरोप लगने के बाद दिया है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने माता पिता के अलग होने का दावा कर यूपीएससी परीक्षा में गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी गे क्रीमी लेकर लाभ लिया था।
पिछले करीब 17 सालों से एक दूसरे के मुकाबले बने रहने के बाद इजराइल में सबसे दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है और इसमें चीन ने अहम किरदार अदा किया है। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हमास और फतेह ने वर्षों से जारी आपसी मतभेदों को खत्म करने के लिए बीजिंग में एक घोषणा पत्र दस्तखत किए। चीन की सरकारी मीडिया ने बाकायदा ये जानकारी दी। गजा में गहराते युद्ध संकट के बीच ये घोषणा पत्र हमास और फतेह एकजुट करने के लिए जारी कर दौर की बातचीत का नतीजा है। हालांकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद दूर करने के लिए पहले भी कई ऐसे पेपर्स पर साइन कर चुके हैं, लेकिन बाद में वो समझौते नाकाम साबित हुए हैं। कर्नाटक के जीटी वर्ल्ड मॉल विवाद के बाद अब जब कर्नाटक सरकार नई गाइडलाइन जारी करने वाली है, तो इस मामले में कर्नाटक सरकार ने कहा कि मॉल में धोती वाली घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि ये किसान की आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का अपमान है, इसे किसी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम पारंपरिक परिधान जैसे पंचे, धोती और अन्य को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे, ताकि मॉल और अन्य स्थान कुछ खास परिधानों के आधार पर प्रवेश प्रतिबंध न लग सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को खूब लताड़ लगाई। दरअसल हुआ ये कि मैथ्यूज ने एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुडा द्वारा रखी जा रही दलीलों के बीच में बोलने के लिए उठ खड़े हुए, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए। सीजेआई ने कहा कि वे इस कोर्ट के इंचार्ज हैं और किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।